हेलो स्टूडेंट्स। अपना जो ट्रैकियो इसोफेजियल फिसूला वाला टॉपिक चल रहा है उसमें प्रीवियस वीडियो में अपन ने इसकी डेफिनेशन कोजेज एंड टाइप्स को कवर कर लिया था। इस वीडियो में अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट को कवर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, लाइक जो कॉन्जिनेटल फैक्टर्स हो गए जो टीएफ कोज कर रहे हैं, वो कैसे कोज करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जब प्रेगनेंसी या जो जेस्टेशन पीरियड है वो 4 से 8 वीक के टाइम पीरियड में चलता है। 4 से 8 वीक। अब ये क्या होता है, तो 4 से 8 वीक का जो टाइम पीरियड है इसको एम्ब्रियो पीरियड बोलते हैं। ठीक है, बच्चा इस पीरियड में क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। अब आपको मैं स्टार्टिंग से थोड़ा बता देता हूँ कि जब कंसीव होती है प्रेगनेंसी, कहने का मीन ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है, जब उसके बाद में सबसे पहले जो सिंगल सेल बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट जो है 14 दिन तक रहता है, मतलब उसमें फर्दर डिविजन्स होते रहते हैं, सेल डिवीजन होने के बाद में 14 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो उस टाइम जो है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और 14 दिन से लेके 8 वीक तक ये जो बच्चा है एम्ब्रियो बोला जाता है प्रेगनेंसी पीरियड में। और 8 वीक के बाद में टिल डिलीवरी तक बच्चे को क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चे को क्या बोलते हैं। लेकिन अपनी यह बात चल रही है टीईएफ की। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बच्चे की जो कंडीशन होती है, जो बच्चा जो होता है वो 4 से 8 वीक की जो प्रेगनेंसी में रहता है, इस टाइम में नॉर्मली बच्चे का ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। यानी जो एम्ब्रियो पीरियड है उसमें बच्चे के नॉर्मली अंगों का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ होता क्या है, जो ईसोफेगस और ट्रेकिया है इनके बीच में एक वॉल जो है बनती है। जो वॉल जो है, जो दीवार है, इन दोनों ऑर्गन्स को या इन दोनों ट्यूब्स को सेपरेट कर देती है, यानी अलग अलग कर देती है। लेकिन टीईएफ की कंडीशन में क्या होता है कि ये जो वॉल है या ये जो दीवार है ये नॉर्मली फॉर्म नहीं हो पाती है, नहीं बन पाती है। अब इसकी वजह से होगा क्या, अगर ये वॉल ये नहीं बनेगी, इस वजह से इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में या ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में एक कनेक्शन रहेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रेकियो ईसोफेजियल फिसूला। नेक्स्ट वन यहाँ पे अब साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो टीईएफ में मेनली 3 क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो है 3C, यानी 3C यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और 3C कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे पहला C देखने को मिलता है चोकिंग, दूसरा C कफिंग और तीसरा C साइनोसिस। यानी ये मेन 3C हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को टीएफ की कंडीशन है। अगर कोई बच्चे में चोकिंग हो रही है फीडिंग कराने के टाइम, कफिंग हो रही है यानी वो खांस रहा है फीडिंग के टाइम, और उसमें साइनोसिस हो रहा है यानी ब्लूइड डिस्कलेशन देखने को मिल रहा है स्किन में, तो ये क्लिनिकल फीचर है या इंडिकेट कर रहा है टीएफ को। इसके अलावा अदर साइन एंड सिम्टम्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। लाइक फर्स्ट वन है एक्सेसिव ओरल सीक्रीशंस, यानी बच्चे में जो है ओरल सीक्रीशंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो एट्रेशिया हो रखा है। एट्रेशिया की वजह से जो भी फीडिंग वगैरह कराएंगे, जो भी सेलाइवा है वो नीचे नहीं जा पाएगा, इसलिए वो माउथ में कलेक्ट होता रहेगा। दूसरा यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया, बच्चे को चोकिंग फील होगी फीडिंग के टाइम। तीसरा यहाँ पे बच्चे में सील बार कफ देखने को मिलेगा। अब ये क्या होता है, तो आपने मछली देखी होगी, एक सील मछली होती है, तो वो जिस तरह से बार्क करती है वैसे ही बच्चा भी जो है खांसता है या कफिंग करता है। वो कैसे करता है, तो साउंड में आपको अभी सुनाऊंगा इसमें नेक्स्ट। ओरल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, दिखती सी बात है। एट्रेशिया है तो एट्रेशिया की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे बच्चे को कफिंग देखने को मिलेगी, दूसरा C, यानी कि जब भी फीडिंग कराई जाएगी तो बच्चे को बहुत कफिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो भी फीडिंग होगी वो लंग्स में जाएगी, यानी ट्रेकिया लंग्स में जाएगी, तो बच्चे को कफिंग होगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे बच्चे में लंग इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। वो क्यों देखने को मिलेंगे, एस्पायरेशन की वजह से, क्योंकि जो भी फूड कंटेंट है वो कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर
अंदर जा रहा है और लंग्स के लिए वो सब क्या है, एंटीजन है। और एंटीजन वहाँ पे जो है इन्फेक्शन कॉज करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो इन्फ्लामेशन होगा, लाइक न्यूमोनिया लाइक कंडीशन यहाँ पे बच्चे में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लंग इन्फेक्शन रहेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बच्चे में ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो भी फूड कंटेंट होगा वो ट्रेकिया और जो भी ब्रोंकियस है उनको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट वन, यहाँ पे रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, यानी कि बच्चा जो भी फीडिंग करेगा वो वापस बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो स्टमक में जा ही नहीं रहा है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो थर्ड सी देखने को मिलेगा वो है साइनोसिस। जैसा मैंने आपको बता दिया, पहला सी चोकिंग, दूसरा सी कफिंग और तीसरा सी साइनोसिस। साइनोसिस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर लंग्स में इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन हो रखा है तो उस वजह से जो गैस एक्सचेंज है, गैस एक्सचेंज का मीन है कि O2 CO2 का जो एक्सचेंज है वो लंग्स से नहीं हो पाएगा। इस वजह से बच्चे की बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी की जो स्किन है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। तो साइनोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे माल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है। माल न्यूट्रिशन क्यों मिलेगा? क्योंकि जो भी बच्चा फीडिंग कर रहा है वो स्टोमक में नहीं जा रहा है। स्टोमक में नहीं जाएगा तो डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी देखने को मिल सकता है, वही ब्लॉकेज की वजह से। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो है बच्चे का वेट भी जो है गेन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे कंटिन्यूस बच्चे के मुंह से सेलाइवा बाहर आता रहेगा। तो ये जो है डायग्नोस्टिक फीचर भी एक है, कह सकते हैं कि इससे डायग्नोसिस फीचर यहाँ पे प्रेजेंट रह सकता है कि कंटिन्यूस अगर बच्चे के मुंह से सेलाइवा बाहर आ रहा है तो ये भी TEF को इंडिकेट करता है। तो ये यहाँ पे बात हो गई साइन एंड सिम्टम्स की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो यहाँ पे बच्चे की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जो प्रेजेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बच्चे का, तो उसमें जो आइडेंटिफाई हो जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो और अदर प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं, लाइक इमेजिंग स्टडीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक एक्सरे के थ्रू जो है विजुअलाइजेशन कर सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह का। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं फर्दर क्लियर जो है डायग्नोसिस के लिए। यहाँ पे एंडोस्कोपी में ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें इंटरनल जो है ट्यूब इंसर्ट करके ब्रोंकियल्स में, ट्रेकिया में विजुअलाइजेशन करके पता लगाया जा सकता है कि अंदर किस तरह से फिसुला हो रखा है, किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट हम बात करें अपन मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है 2 स्टेप्स में होता है। पहला है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो होता है वो सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए दिया जाता है, और सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो परमानेंट ट्रीटमेंट है TEF का। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देंगे, यानी इन्फेक्शन अगर हो रखा है तो उसको रिलीव करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। नेक्स्ट वन, यहाँ पे IV फ्लूइड्स बच्चे को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि बच्चे को फीडिंग नहीं आ रही है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, तो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए IV फ्लूइड देंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पे पेरेंटल न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा माल न्यूट्रिशन को ट्रीट करने के लिए। तो ये तो बात हो गई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की। नेक्स्ट वन, यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो प्रोसीजर किया जाता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्टोमी। गैस्ट्रोस्टोमी का मीन ये होता है कि यहाँ पे बच्चे के स्टोमक में एक इंसिजन बना के वहाँ से एक ट्यूब इंसर्ट करा दी जाती है, और उस ट्यूब के थ्रू बच्चे को फीडिंग कराई जाती है। लाइक जो अभी डायग्राम में देख रहे हैं, थोड़ा सा ये ब्लर है, लेकिन आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे स्टोमक एरिया है, यहाँ पे एक इंसिजन बना दिया गया है। इंसिजन के थ्रू एक जो है ट्यूब को इंसर्ट कर दिया गया है। इस ट्यूब के थ्रू जो है बच्चे को डायरेक्ट फीडिंग कराई जाती है। अब गैस्ट्रोस्टोमी करने के बाद में क्या किया जाता है? राइट साइडेड थोरेकोटोमी की जाती है। राइट साइडेड थोरेकोटोमी क्या होता है? जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये जो रेड डॉट आपको दिख रहे हैं ये तो स्कैपुला वाला पार्ट है। इसके जस्ट नीचे की तरफ जो आप ग्रीन डॉट देख रहे हैं ये है जहाँ पे इंसिजन बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिजन करने के बाद में क्या किया जाता है? जो ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में जो कनेक्शन प्रेजेंट है, लाइक ये जो इस तरह से जो कनेक्शन प्रेजेंट है दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में, इस कनेक्शन को जो है कट कर दिया जाता है, यानी यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। कट करने के बाद में जो इन दोनों के बीच में जो होल प्रेजेंट है, यानी अब जो कट कर दिया तो होल तो रहेगा, तो इस होल को जो है फिर स्टिच कर दिया जाता है, यानी सील दिया जाता है, ताकि ये जो स्ट्रक्चर से दोनों वापस से नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है थोरेकोटोमी करके फिसुला का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब फिसुला का ट्रीटमेंट करने के बाद में क्या किया जाता है? एट्रेशिया को भी ट्रीट किया जाता है।
एट्रेशिया को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो अपर एंड है और जो लोअर एंड है, इन दोनों में होल बनाया जाता है, यानी होल क्रिएट किया जाता है। थोड़ी बहुत उसकी जो मसल कट करके होल बना देते हैं। होल बना देने के बाद में इन दोनों पार्ट्स को जो है एक दूसरे के अंदर जो है लाइगेट कर दिया जाता है, यानी एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ईसोफेगस में एट्रेशिया को भी ट्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या किया जा रहा है, गैस्ट्रोस्टोमी डन की जा रही है ताकि बच्चे को फीडिंग कराई जा सके। गैस्ट्रोस्टोमी डन करने के बाद में राइट साइडेड थोरेकोटोमी कर दी जाती है। राइट साइडेड थोरेकोटोमी में यहाँ पे ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में जो कनेक्शन है उसको कट कर दिया जाता है। फिसूला को कट करने के बाद में जो है होल्स को स्टिच कर देते हैं ताकि वो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाए। देन उसके बाद में जो एट्रेशिया प्रेजेंट है, एट्रेशिया के लिए क्या किया जाता है, दोनों जो अपर एंड और लोअर एंड है ईसोफेगस के, इनमें होल बनाते हैं। होल बनाने के बाद में दोनों पार्ट्स को लाइगेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद में डिफेक्ट सही हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई सर्जरी की। सर्जरी के बाद में अपन बात कर लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस देख रहे हैं। पहला डायग्नोसिस है इम्पेयर्ड स्वालोविंग, यानी बच्चे में स्वालोविंग इम्पेयर रहेगी रिलेटेड टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन यहाँ पे रिस्क फॉर एस्पायरेशन रहेगा, यानी बच्चे में एस्पायरेशन का खतरा रहेगा, दिखती सी बात है। नेक्स्ट वन यहाँ पे रिस्क फॉर इंजरी भी रह सकती है रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर्स। सर्जरी भी की जा रही है तो उसमें भी इंजरी का रिस्क रहेगा, क्योंकि थोरेकोटोमी वगैरह में इंजरी जो हो सकती है दूसरी वेंस या आर्टरीज को। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है इम्पेयर्ड गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। लाइक जैसा मैंने आपको बताया था, साइन एंड सिम्टम्स में बच्चे में साइनोसिस देखने को मिलेगा। लास्ट वन यहाँ पे जो है एंजाइटी रह सकती है पेरेंट्स के अंदर, फैमिली मेम्बर्स के अंदर रिलेटेड टू बच्चे की कंडीशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 डायग्नोसिस यहाँ पे बनते हैं इस कंडीशन के। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसमें इंटरवेंशंस क्या क्या देंगे। तो पहला यहाँ पे इंटरवेंशन है कि जो एक सक्शन इक्विपमेंट को जो है हमेशा बेड साइड के रखना है, यानी बच्चे के बेड के साइड में एक सक्शन इक्विपमेंट हमेशा रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी बच्चे में चोकिंग हो सकती है। तो ज़्यादा जो चोकिंग हो रही है, ज़्यादा जो सीक्रेशंस आ रहे हैं, उनको सक्शन करके बाहर निकल आ जाए। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलना ज़रूरी है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे देंगे, तो पहले जो है फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे। फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद में बच्चे को पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के थ्रू जो है बच्चे को फीडिंग कराई जाएगी। नेक्स्ट वन बात करें अपन नेक्स्ट इंटरवेंशन, तो यहाँ पे जो ट्यूब इंसर्ट कराई गई है, यानी जो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब जो इंसर्ट कराई गई है फीडिंग के लिए, उसकी प्लेसमेंट का भी इंश्योरिटी होना जरूरी है फीडिंग कराने से पहले। कैसे कर सकते हैं उसकी इंश्योरिटी के प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो पहला यहाँ पे ट्यूब मार्किंग्स को अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे एक्सरे के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन जो पीएच जो देख सकते हैं गैस्ट्रिक फ्लूइड की, यानी जब अपन जो है एस्पायरेट करेंगे गैस्ट्रिक फ्लूइड को और उसकी पीएच को जांच लेंगे, तो उससे भी आइडिया हो जाएगा कि ये स्टोमक में ट्यूब प्लेस हुई है कि नहीं हुई है। नेक्स्ट वन यहाँ पे इंटरवेंशन होगी कि जो भी फैमिली मेम्बर्स है उनको जो है अलाउ करना है उनकी फीलिंग्स को बाहर लाने के लिए। अगर उनको किसी भी तरह का डाउट है मन में, किसी भी तरह की एंजाइटी है बच्चे की कंडीशन को लेकर, तो वो सभी कंडीशंस को, वो सभी एंजाइटी को हमको उनको अलाउ करना है कि आप बाहर लाएं, हमें बताएं। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है बच्चे के जो भी पेरेंट्स है उनको असिस्ट करना है, यानी उनको काउंसलिंग देनी है या एजुकेशन देनी है, ताकि उनकी जो भी एंजाइटी है, उनका जो डाउट है वो ख़त्म हो सके, क्लियर हो सके। इसके अलावा पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स और पेरेंट्स को जो है सारी एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लेन करना है, प्रोसीजर्स के बारे में भी बताना, और जो भी इश्यूज़ है बच्चे से रिलेटेड उन सभी के बारे में पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है, ताकि उनकी जो एंजाइटी और डाउट है वो ख़त्म हो सके। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम पेरेंट्स को काउंसलिंग दे रहे हैं या जो एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो ऐसी लैंग्वेज में हमें देनी है जो उनके समझ में आ सके। ठीक है, हमको उन्हें एक्सप्लेन करते
टाइम ऐसे मेडिकल टर्म्स नहीं बोलने हैं जो उनको समझ में नहीं आए, तो हमें उनकी लैंग्वेज में उन्हें समझाना है, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि वो सारी बातें समझ सके। लास्ट में जब अगर बच्चे को डिस्चार्ज किया जाए तो उनको एडवाइस देनी है फॉलोअप केयर के लिए, कि आप जैसे भी आपको बुलाया जाए 7 दिन में, 20 दिन में, 28 दिन में, तो आपको बच्चे का चेकअप कराने के लिए वापस हॉस्पिटल आना है। तो ये बात हो गई नर्सिंग मैनेजमेंट की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।